हेलो गाइस, मैं शंकर पीसीएस समाधान पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी बिहार स्पेशल वाली सीरीज चल रही थी, उसमें मैंने ज्योग्राफी का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। जो पोर्शन बच गया था ना, वो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करके अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस सिंगल वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बीपीएससी 71st एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस सिंगल वीडियो से। तो यहाँ पे जो है ना, रिवर सिस्टम हो गया, झरना हो गया, पर्वत पहाड़ वगैरह हो गया, पठार हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी का, वो यहाँ पे मैं कवर कर दूंगा आपको। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी वीडियो वॉच करते हैं ना, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग ना यहाँ पे बिहार की नदियाँ पढ़ रहे थे। तो बिहार की नदियों, सॉरी, ज़्यादा आ गया है ऊपर। हाँ, यहाँ से पढ़े थे हम लोग। बिहार में अपवाह तंत्र। ठीक है। ये वाला सेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स है। और अभी जो मैं कवर करने वाला हूँ, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे आपके एग्जाम में। आपको मैं एक डेमो भी दिखा दे रहा हूँ कि अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है डीएसओ वाला, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको उसको पढ़ाने के बाद। ठीक है। तो बिहार की नदियाँ, ठीक है। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ की नदियाँ उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। ठीक है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियां 2 वर्गों में विभाजित की जाती है। पहले क्या? हिमालयी नदियां। दूसरी पठारी नदियां। ठीक है। अब ये एक इसमें डिफरेंशिएट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं, है मेन सेंस में लिखने के लिए काम आएगा आपको। ठीक है ना। तो ये वाला सेक्शन छोड़ के हम लोग डायरेक्ट यहाँ देखते हैं मैप पे। ठीक है। बीच से गई हुई है क्या? गंगा नदी। ठीक है। और ये टोटल, ये भी याद रखना है, 12 जिलों से होकर बहती है बिहार में। ठीक है। 12 जिलों से होकर बहती है। और यहाँ पे एक बार बीपीएससी ने पूछा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा लंबाई जो है ना किस जिले में है, तो पटना जिले में है। ठीक है। सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? पटना जिले में। ये भी याद रखना है। अब कभी कभी आपको ना ये पूछ लेता है, ये पूछा भी है एक बार, कि उत्तर से आके मिलने वाली नदियां। ठीक है। तो क्या बोलेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज कीजिए। ये हो गया इधर पश्चिम, ये आपको हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। ये कभी भी अरेंज करने भी बोल देगा। ठीक है। उत्तर से आने वाली नदियां, तो हम लोग देख रहे हैं कि उधर से कौन कौन सी नदी आ रही है। तो पहले घाघरा, फिर एक गंडक, फिर एक बूढ़ी गंडक, फिर एक बागमती, फिर एक कमला, फिर एक कोसी, फिर एक मेची, फिर एक महानंदा। इस नदी को तो बार बार पूछता है। इस बार भी डीएसओ के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। फिर है दक्षिण से आके मिलने वाली नदियां। इसमें कौन कौन सी है? तो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फिर है निरंजना, फल्गु, मोहना। तो ये देखते हैं कि निरंजना और मोहना जो है ना, ये दोनों आगे पहले मिलती है किसमें? फल्गु में। और ये फल्गु जाके मिलती है कहाँ? गंगा में। पुनपुन भी देख रहे हैं कहाँ मिल रही है, तो फल्गु में। और ये फिर जाके मिल रही है कहाँ? गंगा में। तो 3 नदी जो है ना इसकी सहायक नदियां हैं, देख रहे हैं, निरंजना, पुनपुन और मोहना फल्गु में मिलती है, फिर फल्गु गंगा में मिलती है। फिर एक क्यूल। ठीक है। तो ये सब क्या है? दक्षिण से आने वाली नदियां हैं। फिर इधर देखते हैं हम लोग, फिर है नदी और उद्गम। ठीक। इस वाले सेक्शन में देखते हैं गंगा नदी। इसका उद्गम कहाँ है? गंगोत्री, उत्तराखंड। ठीक है। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर, चौसा में। ये भी डीएसओ के एग्जाम में पूछा गया है आपके रिसेंट में, तो किसी ने पूछा है। और इसका मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी। ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। फिर एक घाघरा नदी। ठीक है। फिर एक घाघरा, ये कहाँ उद्गम है? तिब्बत। मिलती कहाँ है? प्रवेश कहाँ करती है बिहार में? सिवान में। मोहाना कहाँ है? गंगा सागर में। गंडक नदी, ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से। ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं त्रिवेणी नहर भी है। ठीक है। त्रिवेणी नहर यहीं देखने को मिलता है हमको। फिर है गंगा सोनपुर। फिर है बूढ़ी गंडक, कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। गंगा खगड़िया, ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ना, वो शिवालिक श्रेणी की जो पर्वत श्रेणी है पश्चिमी चंपारण में, उसकी है सबसे ऊंची चोटी। फिर है बागमती, कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी, नेपाल, सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। कोसी, कोसी की सहायक नदी, कोसी मिलती है, फिर कोसी जाके क्या? गंगा में मिलती है। फिर है कमला, महाभारत श्रेणी, नेपाल, मधुबनी, ये भी कहाँ मिलती है? कोसी में मिलती है, फिर कोसी जाके गंगा में मिलती है। फिर है कोसी, गोसाई स्थान, नेपाल, ये कहाँ प्रवेश करती है? सुपौल में।
बैरेज से, कोसी बैरेज से। फिर ये कहाँ मिलती है? गंगा कुर्सेला कटिहार में। फिर ये महानंदा, ये कहाँ? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी। किशनगंज, गंगा मालदा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना एग्जाम में, अभी एक करंट अफेयर चला था कि कोसी मेची, ठीक है, कोसी मेची नदी जरूर पड़ेगा। तो ये मेची नदी जो है ना, यही महानंदा की सहायक नदी है। तो क्या होगा ना, कोसी और मेची को लिंक करने का प्रोजेक्ट जो है ना अभी चालू है बिहार में, चालू होने वाला है। कर्मनाशा, तो ये कहाँ? बिंद पहाड़ी कैमूर में प्रवेश करती है और गंगा चौसा में मिल जाती है। फिर है सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश रोहतास में प्रवेश करती है और गंगा दानापुर में मिल जाती है। और ये बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? तो सोन नदी। ये क्या? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है बिहार में। अच्छा, ओवरऑल तो यमुना है, लेकिन बिहार में कौन है? तो सोन नदी है। फिर पुनपुन है, झारखंड पलामू औरंगाबाद में प्रवेश करती है, गंगा फतुहा में मिल जाती है। फल्गु निरंजना छोटा नागपुर पठार गया पुनपुन नदी के साथ गंगा में। सकरी छोटा नागपुर पठार नवादा में प्रवेश करती है, क्यूल नदी के साथ गंगा मिल जाती है। फिर एक क्यूल हजारीबाग झारखंड से निकलती है, जमुई में प्रवेश करती है और गंगा लखीसराय में क्या होता है? मिल जाती है। फिर है अजय, जमुई में प्रवेश करती है, जमुई, जमुई से निकलती है, जमुई में प्रवेश मतलब निकलती है, प्रवेश करती है। फिर है गंगा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, ये सब जो है आप देख रहे हैं ना, ये सब दक्षिण से आने वाली नदियां हैं। क्यूल, सकरी, अजय, फल्गु, ये सब जो है ना, पुनपुन, कर्माशा, सोन, ये सब क्या है? दक्षिण से आने वाली नदियां हैं। या नदियों का नाम मतलब मतलब दिशा के हिसाब से याद रखिएगा, उत्तर से कौन कौन सी नदी आ रही है और दक्षिण से कौन कौन सी नदी आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है गंगा नदी, अब उसका डिटेल देख लेते हैं। क्या? गंगा नदी का उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी लंबाई क्या है? 25-25 किलोमीटर, 25 से 25 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई, ये याद रखना है, 445 किलोमीटर है। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को क्या कहते हैं? गंगा नदी से नाम जान सकते हैं। फिर है गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में चौसा में प्रवेश करती है और कटिहार में भागलपुर सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिले, कौन कौन से? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, याद रखना है। इन जिलों से होकर क्या होती है? बहती है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ? पटना जिले में है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये 68 एग्जाम में भी पूछा हुआ है। गंगा की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन नदियां बिहार में गंगा की सहायक नदियां हैं। जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछ लेगा एग्जाम में आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब दिखाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ रिवर सिस्टम से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं डीएसओ एग्जाम में। ठीक है, पहला, किस नदी को बिहार का शोक कहा गया? ये तो 10-20 बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये तो सब जानता है, कोसी नदी। ठीक है, फिर ये देखिए, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? ये गंगा नदी है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, पूर्णिया नहीं करता। ये क्वेश्चन यहाँ से सिंपल ये पूछा है। फिर देखिए, नदी सिस्टम से एक क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? अभी बताया मैंने आपको, बक्सर के चौसा में। ठीक है, तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिसेंट एग्जाम में डीएसओ के एग्जाम में पूछा गया है। फिर है घाघरा नदी, यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा मिल जाती है। ठीक है, ओवरव्यू याद रखिए, और मेजर ये बॉक्स जो मैंने आपको बताया ना, इसको याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर है अन्य नाम, क्या है? सरयू मैदानी भाग में, गुगड़ा, कर्नाली नेपाल में आदि। इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है? राप्ता है, छोटी गंडक है, शारदा, भेरी, सेती आदि। फिर है गंडक नदी, ये इंपॉर्टेंट है। गंडक को नारायणी मैदानी भाग में, सप्त गंडकी, शालिग्रामी नेपाल में नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते हुए समय गाज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन, पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच करीब 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी है काली गंडक, त्रिशूल आदि। इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
फिर है बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है, के पश्चिम भाग से निकल पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी मिल जाती है। यूपीएससी 2023 में जब वो युग्म वाला क्वेश्चन बनाया था तो यहाँ पे पूछा था क्या, तो यहाँ पे भीम बांध है, ठीक है, सिर्फ भीम बांध नहीं है, भीम बांध मैं गलत बता रहा हूँ आपको। कांवरताल जो पहला रामसर साइट है, कांवरताल जो पहला रामसर साइट है, ठीक है, 2020 में बना था। तो यहाँ से जो नदी बहती है ना, यही बनती है, कौन सी, बूढ़ी गंडक, ठीक है। और बस यहाँ पे बूढ़ी गंडक की जगह गंडक नाम रख दिया था। तो ये सब भी याद रखिएगा कि यहाँ से जो नदी बहती है वो बूढ़ी गंडक बहती है, कभी भी पूछ लेता है एग्जाम में। फिर है इसका अन्य नाम तिकरहना, ऊपरी भाग में। इसकी सहायक नदी मसान, बालोर, तिऊर, धनोती आदि। बागमती नदी कहाँ, सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, नेपाल से निकलती है, गंगा में विलीन हो जाती है। यह पहले पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती है, लेकिन अब यह कमला नदी के साथ मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है, और कोसी नदी क्या, गंगा में मिल जाती है, कटिहार कुर्सेला के पास। लाल बकिया इसकी सहायक नदियां हैं, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो बागमती नदी के किनारे है। फिर एक कोसी नदी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये नेपाल के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। नेपाल में इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है, ठीक है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार में गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए विख्यात, इस रूप से बिहार का शोक अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदी अरुण, तमोर, लीखू, दूध कोसी, ताम कोसी, इंद्रावती, सोन कोसी आदि, ठीक है, ये याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। फिर है महानंदा, तो ये मैंने आपको बॉक्स से बताया ना, ये बॉक्स वाला पढ़ लेंगे ना ओनली, तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से देखिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा मिलती है, ठीक है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी सहायक नदियां पेनार, नागर, बालसर और मेची, मैंने बताया था ना आपको, मेची कोसी लिंक परियोजना, तो मेची इसकी सहायक नदियां हैं, पूछ लेता है एग्जाम में, याद रखिएगा। कर्मनाशा, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होते हुए यह बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्मनाशा को अपवित्र नदी माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। फिर है सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी के मिकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है, रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी बैरेज रोहतास, बांध सागर बांध मध्य प्रदेश स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर शुष्क मैदानी भाग में बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना है, इसीलिए देखते हैं रोहतास जो है ना, चावल और गेहूं दोनों उत्पादन में अग्रणी है राज्य, ठीक है, तो याद रखिएगा क्यों, सोन नदी परियोजना के कारण, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, पुनपुन नदी। देखिए, एक मिस्टेक क्या हो गया था ना मेरे से, सोन नदी जब मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया। एक मिस्टेक क्या हो गया था कि मैंने सोन नदी को बता दिया था ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बल्कि नहीं, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये जो है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है बिहार में, तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे थे यहाँ पुनपुन, ठीक है। यह झारखंड के पलामू जिले छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतवा में गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, मोरहर है, मादर है, दरधा है आदि। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फल्गु नदी, गयाजी डैम, याद रखिएगा, अब गया का नाम गयाजी भी हो गया है। हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलांजन, निरंजना नदी, ठीक है, मोहना नदी मिलने से बनती है और अंतर गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है, ये 70वीं यूपीएससी में पूछा था।
जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा डैम गयाजी डैम बनाया हुआ है, ये याद रखिएगा। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। और इस गयाजी डैम का लेंथ याद रखिएगा 411 मीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पूछ ले। फिर देखते हैं हम लोग इधर कि बिहार में नदियों के किनारे स्थित शहर, ठीक है, कौन कौन सा है? पटना, पटना तो पता ही है, गंगा नदी के किनारे है। मोकामा है, ये गंगा नदी के किनारे है। मुंगेर है, ये भी गंगा के किनारे है। भागलपुर गंगा, बक्सर गंगा, छपरा घाघरा, हाजीपुर गंडक, बांका चांदन नदी, सोनपुर है गंडक, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बागमती, गया फल्गु नदी, खतवा पुनपुन नदी, गंगा नदी, लखीसराय क्यूल, ये याद रखिएगा, तो ये पूछ लेते हैं। फिर बिहार में नदी घाटी परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया, ठीक है, जो कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया था, ठीक है। 3 मेजर है, कौन कौन सी? तो सोन नदी परियोजना है, गंडक नदी परियोजना है और कोसी नदी परियोजना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोन नदी परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया, इसीलिए रोहतास में चावल और गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो ये भी याद रखेंगे इस कारण से। ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना है अभी बिहार की। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, ये पूछा जाता है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरों के किनारे से निकाली गई है, ठीक। कौन कौन सी? पूर्वी सोन नहर। इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में क्या सिंचाई की जाती है, ठीक है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र है, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट और बारून जल विद्युत केंद्र। ये पूछा जाता है, कभी कोई पूछ लेगा कि बारून जल विद्युत केंद्र बिहार में किस नदी पर बना हुआ है, तो सोन नदी पर, ठीक है, 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। अब देखते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अब देखिए, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है, ठीक है। जहां पश्चिमी चंपारण देख रहे थे हम लोग। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ, ठीक। इस परियोजना के अंतर्गत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध बना का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया, ठीक। यह बैरेज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी परियोजना में जलाशय के पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ मैप में है पश्चिमी नहर, और यहाँ देखिए एक गंडक नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इधर से देखिए बहुत सारा नहर इधर दिख रहा है, त्रिवेणी नहर, दोनों नहरें, ये नेपाल हो गया, इधर नेपाल हो गया, यहाँ जल को स्टोर करता है, तो इधर से नहर निकाला गया, ठीक है। ये आपको एक मैप के थ्रू बता दिया है। फिर है यहाँ पे पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी गंडक नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसमें तिरहुत त्रिवेणी दोनों नहरों के नाम से जाना जाता है, ये वाला सेक्शन, ठीक। फिर है तिरहुत त्रिवेणी दोनों नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिले सिंचाई की जाती है, ठीक है, पूर्वी वाले नहर से। फिर है पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाला सहायक नहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है, ठीक है। फिर है इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है, ठीक है, ये भी याद रखना है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। फिर है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें भी देखिए पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर, ठीक है। यहाँ पे बैरेज पे यहाँ बैरेज पे बनाया हुआ है, जहाँ पे आप लोग देखेंगे 56 फाटक वाला जो है, ये बैरेज यहाँ बना हुआ है, यहाँ जल स्टोर होता है, फिर यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, कोसी नदी, ठीक। 2 नहरें निकाली गई यहाँ से। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई, ठीक है। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई है। अब पूर्वी नहर से किसको फायदा होता है, कौन से जिलों को? अररिया, सुपौल, पूर्णिया, ठीक है। और पश्चिमी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय, इन लोगों को क्या होता है, फायदा होता है सिंचाई में। फिर है झीलें।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन कंफर्म है, पूछा ही जाएगा आपको 71st बीपीएससी में। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा आप। पश्चिमी चंपारण में कौन सी है? सरैया मन झील। पूर्वी चंपारण में मोती झील, पिपरामन झील, दो झीलें हैं, याद रखिएगा अच्छे से। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील। फिर है सहरसा में सिमड़ी झील। फिर है कैमूर में अनुपम झील। फिर है गया जी में मुबलिंडा झील। फिर है नालंदा में घोड़ा कटोरा। ये तो हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, फेमस जगह है। यहाँ पे जो है ना मतलब हम लोग टमटम से घोड़ा चलता था, अब मे बी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलती हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल से जलने वाली गाड़ियां ना यहाँ पे बैन है। बेगूसराय तो कांवर झील। ठीक है, भागलपुर जगतपुर झील। कटिहार गोगावल झील। ये पहला क्या है? सामुदायिक रिजर्व है, पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, सामुदायिक रिजर्व है ये याद रखिएगा। कांवर ताल क्या है? प्रथम रामसर साइट बिहार का। कब बना? 2020 में। फिर है बिहार के प्रमुख झीलें, यहीं पे नाम लिख दिया है। कांवर झील बेगूसराय, गोगाबिल घोगा झील कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, सिमड़ी झील सहरसा, जगतपुर भागलपुर, मोती झील मोतीपुर मोतिहारी पूर्वी चंपारण, सरियामन बेतिया पश्चिमी चंपारण, पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण, घोड़ा कटोरा राजगीर नालंदा, अनुपम झील कैमूर, मुचलिंडा झील बोधगया, गयाजी नागी झील जमुई, नकटी झील जमुई। ये दोनों भी 2024 में क्या बने? रामसर साइट बना है। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया है? 3 रामसर साइट है बिहार में। अब देखिए यहाँ पे बिहार की प्रमुख नहरें। फिर है त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है, तिरहुत नहर गंडक नदी पे है, दोन नहर गंडक नदी पे। इससे किसको फायदा होता है? पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली। फिर ये पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी पे है, अररिया सुपौल पूर्णिया। ये ऊपर वाला को ही लिख दिया है। पश्चिमी कोसी नहर कोसी पे है, दरभंगा मधुबनी सुपौल। फिर है राजपुर कोसी सहरसा मधुबनी बेगूसराय। पूर्वी सोन सोन नदी पे है, औरंगाबाद जहानाबाद पटना अरवल गया। पश्चिमी सोन सोन नदी पे है, रोहतास भोजपुर कैमूर बक्सर। फिर है जलप्रपात, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है इस बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने का पूरा उम्मीद है। देखिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात डायरेक्ट याद कर लेना। ककोलत कहाँ है? नवादा में। दुर्गावती कहाँ है? रोहतास में। कशिश जलप्रपात रोहतास में। धुआकुंड कहाँ है? रोहतास में है। ककोलत को पूछा भी है रिसेंट के एग्जाम में। मुंझर कुंड जलप्रपात रोहतास में। उत्तला भवानी जलप्रपात रोहतास में, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये याद रखिएगा। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में। तेलहड़ कुंड जलप्रपात कैमूर में। फिर है बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखिएगा। राजगीर, इसमें कौन कौन सा है? ब्रह्म कुंड है, सप्तधारा है, मखदूम कुंड है, गौमुख कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है। ठीक है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? ब्रह्म कुंड है, ये याद रखिएगा। फिर मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भाड़ी कुंड, याद रखिएगा। ठीक है, गया अग्निकुंड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर है बिहार की मिट्टी। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे मध्यम और बारीक कार्बन तथा अकार्बनिक मिश्रण कणों को मिट्टी या मृदा कहा जाता है। ठीक है, देखिए मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने भौतिकी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। अभी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ठीक है, बिहार में क्या इंपॉर्टेंट है? उत्तर भारत की मिट्टी पर्वत पादीय है, तराई है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी। फिर दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ टाल कगाड़ी पुरानी जलोढ़ लाल पीली मिट्टी। अभी आजकल एक ट्रेंड चला है एग्जाम में क्या, कि आपको ना पूछ लेगा कि उत्तर बिहार की मिट्टी में से कौन कौन सी है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक दक्षिण बिहार की मिट्टी का भी ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन से नहीं है, कौन कौन सी है। तो इस टाइप से याद कर लीजिएगा कौन सी उत्तर बिहार की है, कौन सी दक्षिण बिहार की है। उत्तर बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा गंडक बूढ़ी गंडक कोसी महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक, पर्वत पादीय पीडमॉन्ट। ठीक है, पर्वत पादीय मिट्टी पीडमॉन्ट, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। ठीक है,
इस श्रेणी में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है, यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। ठीक है, इसीलिए जो है ना गन्ना देखते हैं ना हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बिहार में, तो पश्चिमी चंपारण में होता है। फिर तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तर सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक है। 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। कई जगहों पर दलदल भूमि का विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे और पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। ठीक है, फिर पुरानी जलोढ़, बांगर मिट्टी, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता। ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार घाघरा, गंडक दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। इस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में चूना, पोटास की अधिकता तथा फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। तो पूछ पढ़ लीजिएगा कि कौन सेक्शन में मिलता है और कौन सा किस फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है, फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए ये कहा जहाँ बाढ़ नियमित होती आती है। नदियां प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरे होता है। इसमें बालू एवं चिक्का की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है। ठीक है, इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं ना कि इस क्षेत्र में ना हम लोग देखते हैं क्या, तो ये नदियां जिस क्षेत्र में है वहाँ पे धान, गेहूं, जूट और मक्का की खेती ना ज्यादा दिखेगी आपको। ठीक है, फिर दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, टाल मिट्टी है। टाल मिट्टी भूमि का क्षेत्र है, निम्न भूमि का क्षेत्र जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कण वाली धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं तथा यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर एक कगाड़ी मिट्टी, ठीक, गंगा नदी के दक्षिणी तट, क्या सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यों नदियों के किनारे का विस्तार है इसका। ठीक है, मोटे अनाज सब्जी उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती है, तो मक्का, सरसों, मिर्च। पुरानी जलोढ़, केरल केवाल इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो केरल केवाल किसको बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर जिले से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। क्या क्या उपज ज्यादा होती है इस मिट्टी में, तो मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि का क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। फिर है लाल पीली मिट्टी, बलथल मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट, पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि से 8 से 15 किलोमीटर पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। कहाँ कहाँ मिलती है, जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में रेत एवं कंकर की बहुलता के कारण इसकी उर्वरता शक्ति काफी कम होती है। मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। ठीक है, लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है। ठीक, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मोटे अनाज आदि उपजाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है इस मिट्टी से कि लोह तत्व की प्रधानता किस मिट्टी में पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी बलथर मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, लाल बलुई मिट्टी कैमूर, रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर वन और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क वन, दो वन पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, फिर है कौन कौन सा सेक्शन है बिहार में, ये तो आर्द्र पर्णपाती वन का किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में घास, हाथी घास,
नड़कट, बैत आदि झाड़ियां भी पाई जाती हैं। ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, याद रखना है। बिहार में अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। इन वनों में शीशम, अम्लतास, साल, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग जब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कि ज्यादा घना वन जो है ना पश्चिमी चंपारण में मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और कैमूर में क्या होता है ना, झाड़ी वाला वन मिलता है। क्यों मिलता है? 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, तो घना वन नहीं मिल पाता। बिहार में वन जीव अभयारण्य है, यहाँ पे नाम है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक। बाल बिहार में राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। बाघ टाइगर रिजर्व भी है, और भी इसमें 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे गिद्ध। ठीक है, इसके लिए जो है ना, कि इसके संरक्षण के लिए परियोजना चालू की गई है यहाँ पे। ठीक है। फिर है भीम बांध, कहाँ है? मुंगेर में। ठीक है। फिर है गौतम बुद्ध अभयारण्य, गया में है। कांवरताल झील बेगूसराय में है। ये क्या है? रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल, ये इंपॉर्टेंट है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास में है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, ये याद रखना है। फिर नागी बांध पक्षी अभयारण्य, जमुई सबसे छोटा, और ये भी रामसर साइट है अब बिहार में। ठीक है। फिर नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। अब टोटल 3 हो गए हैं। फिर राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर है रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में है। और ये क्या है, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध। ठीक है। 13 बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? वैशाली में। दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ये मैप पे दिखाया गया है, तो मैप के थ्रू देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैप पे दिखाया हुआ है, तो याद रखिए। ये बॉक्स में था, मैप पे ये दिखाया हुआ है। फिर है वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन निकालता है इसको? तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित, 2 साल पे निकलता है, हर 2 साल पे। ठीक है। 2023 रिपोर्ट की श्रृंखला में क्या 18वीं रिपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। बिहार में वन आवरण, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वन आवरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। ठीक है, परसेंटेज में याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। 2021 में कितने थे? 2021 की तुलना में 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये बॉक्स को याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वन आवरण कितना है? 7,532 वर्ग किलोमीटर, 8% है टोटल। ठीक है, 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर विक्षावन कितना है? 2500 वर्ग किलोमीटर, 2.68%, 164 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर झाड़ी 260 वर्ग किलोमीटर, 0.28% है। और यही टोटल पूछा जाएगा ना, तो एक 10,292 वर्ग किलोमीटर, 10.96%, ये परसेंटेज को पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा, वहाँ वृक्षावरण पूछा है, वनावरण पूछा है, या कुल पूछा है। ठीक है, तो कुल पूछेगा तो 10.96%, वनावरण पूछेगा 8%, और वृक्षावरण पूछेगा 2.68%। ठीक है, और झाड़ी का है 0.28%। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा कहाँ है? कैमूर में है, पश्चिमी चंपारण में, जमुई में। सीक्वेंस में याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा, अरवल, बक्सर। ठीक। फिर है जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार, तो प्रतिशत के अनुसार भी कैमूर में है 30.51%, जमुई है, मुंगेर है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ चेंज हो गया, क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार में चेंज होता है, तो ये याद रखिएगा सीक्वेंस में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सबसे कम कहाँ पे? शेखपुरा है, बक्सर है, सिवान है। ठीक, तो इधर देखते हैं हम लोग। 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले, सबसे ज्यादा नुकसान भी कहाँ हुआ है? तो वृद्धि कहाँ हुआ है? तो भागलपुर, मधुबनी और बांका। ठीक, वृद्धि वाले जिले हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ? तो कैमूर को हुआ। देखिए, कैमूर, नवादा और किशनगंज। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। ठीक, 2023 बहुत घने वन, पश्चिमी चंपारण, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर मध्यम रूप से घने वन, ये भी पश्चिमी चंपारण। फिर खुले वन, कैमूर, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसी कारण से यहाँ खुले वन पाए जाते हैं। फिर
2019, 21 और 23 का तुलना दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, इस सेक्शन से जो मैंने ऊपर बताया वहां से क्वेश्चन बनेगा, आप उसको देख लीजिएगा। फिर है क्योंकि 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली विच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनाग्नि, ठीक है, आग की जो घटना होती है वनों में, जिलेवार संख्या क्या है इसमें, टॉप पे है पश्चिमी चंपारण, फिर जमुई है, फिर मुंगेर है। ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग बिहार में आपदा प्रबंधन। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये वाला बॉक्स देख लीजिए आप लोग। ठीक, बाढ़ में क्या है ना, बिहार में 38 जिलों में 28 जिले क्या है बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक प्रभावित है, 13 कम बाढ़ प्रभावित है। ठीक है, कौन कौन से अत्यधिक में, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। ठीक, कम बाढ़ प्रभावित कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पूर्णिया है, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। ठीक, याद रखना है, टोटल 28 जिले हैं। और ये कारण वारण क्या है, तो ये सब मेंस का काम है, इसमें नहीं पूछेगा। फिर सूखा का क्या है, बिहार में लगभग 20% से सूखे से प्रभावित है, 20% क्षेत्र। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर। ठीक है, सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति क्या है, टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है। ये सब क्या मेंस का सेक्शन है, तो मेंस में आएगा। ये खाली याद रख लीजिएगा, 20% क्षेत्र क्या है, सूखा प्रभावित है। फिर है भूकंप वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जोन याद कर लीजिए। ठीक है, बिहार को कितने जोन में बांटा गया है, यहाँ पे आपको मैं बॉक्स से बता देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जोन, जिले, जोन 5, जोन 3, जोन 4 और जोन 3, 3 जोन में बांटा गया है बिहार को। जोन 5 में कौन कौन सा जिला है, किशनगंज है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा है, अररिया है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, मधुबनी है। फिर है जोन 4, इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। फिर है जोन 3, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर। ये सबसे खतरनाक जोन हुआ। ठीक है, और ये सबसे लो वाला। ठीक है, यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं होता, ये सबसे डेंजरस है, यहाँ पे नुकसान होता है ज्यादा। फिर एक चक्रवात, बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यहाँ चक्रवात जैसी आपदा कभी कभी प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले को प्रभावित करते हैं, पूर्वी जिलों, कौन कौन से, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिलों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। ये सब कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार, जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा जनरल ऐसे भी, तो याद रखना है। ठीक है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना लागू की है। ये इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक बना नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका बिहार का ज्योग्राफी पूरा खत्म होता है। इस सेक्शन को अच्छे से पढ़िएगा, आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन और भी यहाँ पे पूछे। देखिए, यहाँ पूछा है ना कि भीमबाध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, मुंगेर में है। तो ऐसे ही वन्यजीव अभयारण्य से भी एक क्वेश्चन आ रहा है आपको, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बिहार राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत लगा दिया गया है यहाँ पे किसी के द्वारा। ठीक, इसका आंसर कैमूर होगा, ये वाला। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो ये अभी जो डीएसओ का एग्जाम हुआ उसमें पूछा है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, यहाँ से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को वॉच करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे सपोर्ट मिलता है और आगे भी काम करने का मन करता है लोगों को। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।